समझने नु है वो तो आवे पहले Assalamu alaikum to all of you. I'm your teacher Aksa, and I'm your science teacher, grade 6. Today we start our class. आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. साइंस की हमारी फर्स्ट क्लास है और हमने सबसे पहले साइंस की क्लास में कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है. कुछ चीजें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज साइंस. द मेन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन अराइज हियर when we start the new class of science. We know about the science. First of all, welcome to all of you to the new session, to your very first class with me. आप सबको बहुत सारी दुआओं के साथ खुशामदीद करती हूँ कि आप की पहली क्लास है मेरे साथ और आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए. कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू. और अब हम अपनी क्लास बाकायदा स्टार्ट करते हैं. So first of all, we know that what is science. First of all, we start our lecture and हम सबसे पहले देखेंगे कि साइंस है क्या. साइंस is basically the acquiring knowledge. साइंस क्या है हमारे पास? Basically acquiring knowledge. साइंस हमारे पास लातीनी जुबान का एक लफ्ज है. साइंस इज अ लैटिन वर्ड जिससे अराइव हुआ है साइंटा से. ठीक है. और इसकी डेफिनेशन अगर ली जाए तो स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द होने वाली वो तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. अब आप देखें डिफरेंट हमारे पास चीजें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे यूनिवर्स के अंदर हो रही हैं. अगर इंसान खुद अपनी जात को देखे या खुद इंसान खुद को देखे तो कितनी ज्यादा ऐसी डिफरेंट चीजें हैं जो हमारी बॉडी के साथ हो रही हैं, हमारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास साइंस हम कहाँ से शुरू करते हैं? अपनी हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं. ठीक है ना. हम उनका यूज करते हैं. तो ये सारी क्या है? साइंस है. इसी तरह हमारे पास there are 3 main branches of science: biology, chemistry and physics. Changes. Biology, here we study about branches of science. 3 main branches of science: biology, chemistry and physics. Biology is a study of human beings. Chemistry is a study of chemicals. Other chemical changes occur in our lives. Okay. And in the body of human beings also. And the physics, the study of matter and the states of matter, the changes occurring in the matter. जितनी भी चेंजेस अकर होती हैं मैटर के अंदर और जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं. तो ये थोड़ा सा नॉलेज था साइंस के बारे में जिसे मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर रही हूँ. साइंस इज अ स्टडी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. आप कोई नॉलेज ले रहे हैं. ये लेटेंट वर्ड है, साइंटा से निकला है. और हमारे पास जितनी भी चीजें, जितनी भी इवेंट्स और जितनी भी हमारे पास
चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं वो क्या है, सारी हमें बताती हैं साइंस के बारे में। इसके बाद हमने इसकी 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी साइंस की। देन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज our next chapter is okay students, please open your books, page number 7, unit number 2, living organisms. Page number 7, unit number 2, living organisms. If you have any problem, then we have sort out this, okay? हम बाद में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। साथ साथ मैं इसको देख रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाज भी क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही तो आपके नेट में इशू है, मेरा नेट बिल्कुल ओके है, ठीक है ना? कनेक्शंस ओके। Okay students, now come to the topic, and the topic we start unit number 2, page number 7, that is living organisms. Living organisms basically हैं क्या? Living organisms की अगर हम बात करें so living organisms. So first we know that what is living organisms. Living organism, they reproduce, okay, they listen the sound, they see the light, they eat, they breathe, they can move, etc. The living organisms चलिए ओके स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सारे जितने भी हैं, आपको इशू आ रहा है, पिक सही नहीं आ रही तो मैं आपको पिक बाद में सेंड कर दूंगी। आप प्लीज लेक्चर पे फोकस करें, अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 7 पे यूनिट नंबर 2 है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लीज उसको खोलें एंड फोकस ऑन योर लेक्चर, ओके? अपनी बुक पे अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, बुक्स अपने पास रखें, और जो भी मैं डिक्टेट करवा रही हूँ प्लीज साथ साथ डिक्टेट करें। अगर किसी का पिक का इशू आ रहा है, I'll manage it, I'll send you the pic later on. मैं आपको बाद में इसकी पिक सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके, हम पेज नंबर 8. So we are discussing here that living organism that they can produce, they listen the sound, they can eat, they breathe, they see the light, they move from one place to another place. These are etc. These are the characters of living organism. Living organism एक जानदार चीज, वो खा भी सकती है, वो पी भी सकती है, वो सांस भी ले सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है। तो ये क्या है हमारे पास? These all are the characteristics of living organism. ये living organism के characteristic है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास वो ग्रो भी कर सकता है, वो सर्वाइव भी कर सकता है, वो एक जगह से मूव ऑन होके दूसरी जगह अगर जाता है तो हमारे पास वहां पे भी ग्रो कर सकता है। अब द वेरी फर्स्ट द मेन थिंग्स दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, वो क्या करते हैं? वो अपने सेल्फ दे कैन प्रोड्यूस बाय देयर ओन सेल्फ, वो अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं। लाइक दैट अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो हमारे पास ह्यूमन बींग्स की जब
बेबी की बर्थ होती है तो एक इंसान बच्चा ही आता है, एंड लाइक दैट कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं, जब उनकी बेबी की बर्थ होती है तो बर्ड्स ही हमारे पास वहाँ पे उसकी बर्थ होती है। तो इसी तरह क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन क्वालिटी ये है, दे कैन रिप्रोड्यूस। वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। और रिप्रोड्यूस करने में वो अपने जैसे ही चीजें उनके जो है वो क्या होती है, उनकी बर्थ होती है, वो वैसी ही रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि एक परिंदा है, लाइक अगर आप देखने क्रो को देखने, कौवे को देखने या स्पैरो चिड़िया को देखने, तो जब बर्थ होती है तो वो चिड़िया ही होती है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर birds are not like any other animal, not like animal, ये एनिमल की तरह नहीं होती, ठीक है। तो होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा और मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली चीज आती है, दैट इज नोन एज सेल। द वेरी फर्स्ट टॉपिक the very first topic of your page is that सेल। सेल कहते हैं हुलिये को, ठीक है। सेल किसको कहते हैं, हुलिये को कहते हैं। इट्स मीन दैट हमारे पास सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल हमारे पास बेसिक जो है वो चीज है, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये सेल के बगैर हमारी बॉडी और या हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते। Cell is present everywhere in every living organism. Human beings, in plants, in animals, in every living organism, the cell exists. हमारे पास सेल एग्जिस्ट करता है और हमारे पास ये सेल जो है वे खुलिया है और बहुत से खुलिये मिलके हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। There is a very basic and structural unit that is known as cell. कि हमारे पास जो सेल है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट आता है। लाइक दैट अगर आई गिव एग्जांपल टू यू, कि मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूं इस तरह कि हमारे पास जो हम स्कूल के लिए आते हैं, जब जो भी छोटा बच्चा स्कूल के लिए आता है तो वेरी फर्स्ट डे उसको क्या सिखाया जाता है, उसको पेंसिल पकड़नी सिखाई जाती है। द बेसिक रूल्स that how to start the class and how to sit in the school, कि आप क्लास के अंदर कैसे बैठेंगे, आप स्कूल के अंदर कैसे रहेंगे, आपने कैसे काम करना है, ठीक है। तो इसी तरह सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारे पास बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है। एंड डोंट बी अफ्रेड लाइक दिस, डोंट बी वरी अबाउट दिस स्टूडेंट्स कि आपको पिक नहीं आ रही, आप कोई भी ऐसा इशू है तो ये आपको प्रॉपर नोट्स में भेजूंगी। फर्स्ट यू फोकस ऑन द लेक्चर और आप अपनी बुक को फॉलो करें। मैं बुक की वही सेंटेंस बोल रही हूँ जो आपकी बुक के अंदर हैं, और जो डेफिनेशंस में एक एक पॉइंट बता रही हूँ प्लीज। And students, please kindly, it's a humble request to all of ओके स्टूडेंट्स, प्लीज क्लास हो रही है अभी, आप फोकस करें अपने लेक्चर के ऊपर। लीव ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको मेरी आवाज भी आ रही है और सब कुछ आ रहा है। बेटा आप समझने की कोशिश करें, आपके नेट में प्रॉब्लम है, मेरे पास आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, नेट का कोई इशू नहीं आ रहा।
हम्म ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है आपके पास सेल, ठीक है ना। सबसे मेन चीज क्या है आपके पास? सेल है, ठीक। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। पूरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक सेल के ऊपर ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सेल हमारे पास रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, और हमारे पास रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू द देयर सराउंडिंग, और फिर हमारे पास उसी सराउंडिंग और उसकी तरह रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स भी देता है। अब रिस्पॉन्स कैसे आएगा हमारे पास? अब हमारी बॉडी जो है वो हम जितने भी वर्कआउट करें, जितने भी काम करें, हमारे पास सिस्टम अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास डाइजेशन का सिस्टम है, सर्कुलेशन का सिस्टम है, तो ये सारी सिस्टम हमारी, ये सारे सिस्टम हमारी ओके। आई डिडंट शेयर एनी पिक टू यू नाउ, मैंने अभी तक कोई पिक आपको शेयर नहीं की। आई से जस्ट प्लीज फोकस ऑन योर लेक्चर, ओके। There are two types of cells. There are two types of cell like that. There are two types of organisms exist in the universe, like unicellular organism and multicellular organism. The unicellular organisms are those which have only one cell. Unicellular organism वो organism है जो सिर्फ एक cell से मिलके बने हुए हैं. It is made up of only one cell, but the multicellular organisms are those which are made up of bundle of cells, are many cells, are more than 2 or 3 cells. कि हमारे पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनमें हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल सेल भी आता है, प्लांट सेल में भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर में भी इसी तरह हमारे पास एनिमल्स में भी आते हैं, प्लांट्स में भी आते हैं, जो हमारे पास मेडअप ऑफ वन सेल है और मेडअप ऑफ मैनी सेल्स हैं। I give you a home task later on, but first I will complete the lecture and then I'll give you home task. Okay. अब सेल स्ट्रक्चर की जहां तक बात आती है कि सेल एक खुलिया हमारे पास होता कैसे है, ये सारी चीजें आप अपनी बुक पे देख रहे हैं, और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं प्रॉपर नहीं आ रही, आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको पे क्लियर नहीं कर रही यहाँ पे। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप लोग इसको अभी पिक की बात को या इस तरह की चीजों को अपने ध्यान में रखें। जिनके पास सिलेबस है प्लीज फोकस ऑन योर बुक्स, और जिसके पास अभी बुक्स नहीं अवेल हैं मैं आपको प्रॉपर नोट दूंगी, और जो चीज आपको समझ नहीं आएगी मैं आप वहां पे मुझे हाईलाइट करेंगे, आई विल डिक्टेट इट फॉर यू, ठीक है। मैं आपको ये प्रॉपर समझा दूंगी। सेल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडीज के अंदर। बार बार ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप खुद को देखें, तो फिर आपको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे सेल्स हैं, फिर जैसे सिस्टम्स हैं, और जैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जैसे भी अपने इर्द गिर्द की चीजों को अपनी सराउंडिंग्स के साथ सर्वाइव करें, वो आपको अवेयर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब नियरली हमारे पास सेल जो है वो नियरली ऑल सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अब कहते हैं कि तमाम सेल जो हैं उनके एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस, द वेरी फर्स्ट वर्ड सेल स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है
ठीक है ना। और इसको सराउंड किया हुआ होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस ने। एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जिन स्टूडेंट्स के पास कोर्स अवेल नहीं है वो परेशान ना हो, मैं उनके लिए यहाँ पे ये पिक अभी आपको अगर क्लियर नजर आ रहा हो तो हमारे पास एक है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस होता है जिसको हमारे पास सेली लाइक ने अवेल किया हुआ होता है। ठीक है। अब जेली लाइक सब्सटेंस का किसने क्लोज किया होता है? विद स्किन लाइक। अब आप देखें जो आपकी स्किन है, जो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी स्किन है, इसने आपके सिस्टम को अंदर से कवर किया हुआ है, आपका कोई भी डायग्राम नजर नहीं आ रहा। तो आपकी कौन सी ऐसी सिस्टम को कवर किया हुआ है वो है आपकी स्किन। Your skin is a main part that it's cover your all body internal system। आपकी बॉडी कवर अप किया है। तो इसी तरह सेल के अंदर जो सिस्टम होते हैं लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डिफरेंट किस्म के जितने भी वैक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। लाइक जैसे हमारी स्किन है, इसी तरह आपके पास मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक वर्ड यूज होता है परमिएबल, नॉन परमिएबल। परमिएबल वर्ड जो है वो परमिएबल वर्ड का मतलब ये है कि हमारे पास वो अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को कि वो उसके अंदर चले जाएं, और नॉन परमिएबल वो होती हैं जो अलाउ नहीं करती कि वो उसके अंदर से गुजर सके। ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी स्किन है, जब इसको कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है और वाउंड हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर भी आपके पास क्या चीज आ रही है? मेम्ब्रेन के अंदर भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो उसको अलाउ करते हैं कि वो उसके अंदर चले जाएं, और जो पार्टिकल उसके लिए डेंजरस होते हैं या उसको डैमेज करने के लिए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अलाउ उसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर जाए और वहां पे क्या करे, वहां पे कोई भी डैमेज काज करे। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म contain a large number of important substances like all droplets, grains, water, salt, excretory matter, starch। अब हमारी बॉडी के अंदर जैसे बहुत से सिस्टम्स हैं, बार बार मैं इसी बात पे जा रही हूँ, और वो डिफरेंट सिस्टम हमारे अपने वर्कआउट कर रहे हैं। लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट द फूड, excretory system excretes the waste product, respiratory system help in respiration, circulatory system help in the circulation of blood। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प आउट करता है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायर करने में हेल्प आउट करता है, जबकि सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर हमारे पास स्टार्च भी होता है, हमारे पास ग्रेन्स भी हैं, वाटर भी है, स्टार्च ग्रेन्स भी हैं, वाटर भी है, साल्ट भी है, जितनी भी नमकियात, पानी और सारा इसके अंदर होता है एक्सक्रीटिंग मैटर। ये क्या करता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये जितनी भी चीजें हमारे सेल के, लाइक एनिमल सेल को अगर मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम दो टाइप्स पढ़ेंगे सेल के अंदर। अभी जैसे हम सेल पढ़ा, फिर सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह हम दो टाइप्स पढ़ेंगे सेल की, लाइक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एंड एनिमल सेल इज लाइक दैट कि एनिमल सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, वैक्यूल्स भी होंगे, एंड दिस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल present inside the present in
present inside the cell, and this the whole body, the whole parts that present inside the cell covered by cell membrane. ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये मैं आपको एनिमल सेल के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सेल की दो टाइप्स आएंगी, लाइक एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो एनिमल सेल होगा उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म भी होगा, लाइक दैट। अब हम अगर इसकी तरफ जाएं तो हमारे पास जो मेन चीज ये आती है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी जितने भी मेन चीजें हैं, लाइक हमारे पास आ जाती हैं साल्ट, वाटर, जितनी नमकियात हैं। अब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया, तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी इसके अंदर स्टोर होती हैं और फिर सेल को ये देता है और सेल इसको यूज करता है फॉर फर्दर प्रोसेस। इसको यूज करता है, किसके लिए यूज करता है? अपने प्रोसेस को रन आउट करने के लिए, अपने बाकी सिस्टम्स को रन आउट करने के लिए, और सारे सिस्टम्स को का जो काम है उसको वर्कआउट को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे प्रोसेस इसी के थ्रू होते हैं। लाइक दैट कि अब हमारे पास साइटोप्लाज्म एक टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर है और एक इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेलीज नहीं होता बेटा, इट्स नोन एज ऑर्गेनल्स। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऑर्गेनल्स, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। ठीक है ना? रिस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है। अगर हमारे पास एक्सक्रीटरी मैटर की बात आती है तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा, जो अनयूजेबल होगा हमारे सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए जो यूज नहीं होगा, दे एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सेल बॉडी। क्या करेगा वो एनिमल सेल? उसको अपनी बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देगा? एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकाल के फेंक देगा। इसी तरह आप अपनी बॉडी को देखें बेटा, जो आपकी डाइजेशन का प्रोसेस है, जब आप डाइजेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, जो फूड आपके लिए अनडाइजेस्टफुल होती है या अनहेल्दी होती है और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दे एक्सपेल आउट फ्रॉम योर बॉडी, वो क्या करता है? आपकी बॉडी से निकल देता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसी तरह बिल्कुल सेल के साथ भी यही होता है कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस एक ओवल शेप में होता है और जो जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रही होती हैं, और जो वैक्यूल होता है वो हमारे पास एक तरफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो जितने भी स्टार्च ग्रेन, वाटर, साल्ट होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करता है? उनको डाइजेस्ट करता है, और जब वो उसके लिए, उसके पार्ट्स के लिए यूजफुल होते हैं, वो सारे उनको ले लेते हैं और बाकी वो क्या करता है? एक्सक्रीट आउट कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है अपनी बॉडी से। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स की यहाँ मैंने बात की थी, तो ऑर्गेनल्स जैसे आपके सिस्टम्स हैं, इसी तरह हमारे पास सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, वर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को आप अपनी बुक पे आपके पास होगा, या आप इसको लिख लें। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस समझा जाता है सेल का, क्योंकि इसका मेन काम होता है, जैसे हमारे पास लाइट के लिए एक पावर हाउस होता है, वहां से हमारी लाइट का कनेक्शन आता है, और जब आपकी लाइट चली जाती है तो पावर हाउस से ही लाइट आपकी बंद हो रही है। इसी तरह हमारी सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर अब प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब किसके लिए यूज होता है? प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के लिए। अब एनिमल भी रिस्पायर करता है और प्लांट भी रिस्पायर करता है। तो पावर हाउस का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? पावर हाउस का मतलब ये हुआ कि पावर दे रहा है, वो आपको किसी चीज की पावर एक्सेस दे रहा है। अब पावर आ रही है तो लाइट आपके घर में आ रही है ना, तो आप मुझे सुन रहे हैं प्रॉपर्ली। इसी तरह जो आपकी घर में लाइट एक रिस्पायरेशन का काम कर रही है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस का काम करता है, और बेसिकली वो क्या काम करता है? रिस्पायरेशन का, उसको रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनल थी, इसको ऑर्गेनेली नहीं पढ़ते, इसको ऑर्गेनल पढ़ते हैं।
अभी थॉरली लेक्चर हो रहा है, आप लोग परेशान हो, इसकी जो पिक्स हैं और वो सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि अभी आपके पास पिक क्लियर नहीं आ रही और आप लोग सारे लेक्चर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोर्स जिनके पास है उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसानी है। ओके, अब नेक्स्ट जो आ रही है वो है हमारे पास गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज। अब हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम स्क्रीशन, बॉडी से जो वेस्ट स्क्रीशन है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड कहते हैं बेटा पसीने वाले जो आपके पास ग्लैंड होते हैं, उससे आपका पसीना निकल रहा होता है बॉडी से। ठीक है, स्वेटिंग जो पसीना आ रहा होता है आपको। इसी तरह जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस हैं, वो आपके पास क्या कर रहा है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस आपके पास बेटा स्क्रीशन में हेल्प आउट कर रहा है। किसमें, मेक स्पेशल स्क्रीशंस। वो क्या करता है, स्पेशल स्क्रीशंस बनाता है, और वो फिर क्या होती हैं, स्क्रीशंस आपकी बॉडी के लिए जो यूजफुल होती हैं वो रह जाती हैं, और जो अनयूजफुल होती हैं वो एक्सपेल आउट हो जाती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल टैप्स सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब सोचने की बात यह है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का लफ्ज हमारे पास किससे लिखना है, क्लोरोफिल से। एंड क्लोरोफिल बेसिकली हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है ना, जितने भी अल्फाज मैं बोल रही हूँ ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको लिख के सेंड करूंगी, एंड यू राइट दीज टर्मिनोलॉजीज ऑन योर नोटबुक्स। आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपनी नोटबुक पे करेंगे। प्रॉपर मैं आपको सारा लेक्चर भेजूंगी, प्लीज अभी आप लोग जस्ट फोकस ऑन योर लेक्चर। तो टर्मिनोलॉजीज में अब मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही थी, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल से निकला है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन चीज। अब आपको पता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस, photosynthesis mean that they make their food, they make their food. Photosynthesis, photosynthesis, the plant make their food in the presence of sunlight, water and मिनरल्स के। जितने भी हमारे पास मिनरल्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास वाटर का इंटेक हो रहा है और सनलाइट की रोशनी जब पड़ रही है, तो हमारे पास प्लांट अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं, नोन एज द फूड प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास लाइट कैप्चरिंग होता है, वो सनलाइट की रेज को कैप्चर करता है और फिर वहां पे क्या होती है, फूड प्रिपेयर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल इज अ स्पेस filled with fluid in the cytoplasm of the cell। हमारे पास जो वैक्यूल है वो एक स्पेस है, ठीक है ना, एक स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको फिल किया हुआ है, फ्लूइड नहीं है, उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन रॉड शेप ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक रॉड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हमारे पास क्या बनाता है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पे एब्रीवेशन आ गया डीएनए, जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ डीएनए होता क्या है। आप लोग 4 क्लास में पेंसिल से काम करते हैं, लिहाजा आप 5 क्लास में आना है तो पेन से काम करेंगे। नेक्स्ट पेन से we are right here D
डीऑक्सीराइबो deoxyribonucleic acid, the abbreviation used for DNA. इसको क्या कहते हैं? deoxyribonucleic acid. यहाँ पे एक वर्ड आया क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम हमारे पास क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम इज लाइक दैट. ये हमारे पास इस तरह का ये क्या है? क्रोमोसोम्स. ओके, ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको लग रही है. इसको क्या कहते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, और क्या है? क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है. डीएनए का मैंने आपको बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम क्या है हमारे पास? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है, डीएनए बनाता है. यू नो दैट कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट है. डीएनए आपके पास, आपको कैसे पता चला ये डीएनए होता क्या है? ठीक है ना. एक बहुत न्यू और इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए. अब न्यूक्लियस आपकी सारी जो सेल की जितना भी सिस्टम या सेल की जितनी भी वर्किंग है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. और क्रोमोसोम ऐसा पार्ट है जो आपके पास किसमें हेल्प आउट करता है? डिवीजन में, सेल डिवीजन में. अब सेल डिवीजन में कौन हेल्प आउट करेगा? क्रोमोसोम. सेल डिवीजन में हमारे पास कौन हेल्प आउट करेगा? क्रोमोसोम हेल्प आउट करेगा. ठीक है. और आपके पास न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है तमाम वर्किंग, सेल की तमाम वर्किंग को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. क्रोमोसोम हमारे पास हेल्प आउट करता है सेल डिवीजन को. और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग से. और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग से ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये तमाम फीचर ऑर्गेनिज्म के इनहेरिट करता है फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. अब मैं यहाँ पे आपको डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताती चलूं. डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली पेरेंट्स से जितनी भी चीजें होती हैं लाइक दैट, पेरेंट्स का आई कलर है, पेरेंट्स की जेनेटिक्स जीन्स के हवाले से कोई चीज आ रही है, लाइक उनकी कोई हैबिट है, और इनहेरिटेड चीजें होती हैं. इनहेरिटेड चीजों का मतलब ये होता है कि आपके अम्मी अब्बू से आप में मुंतकिल होना. अगर आपका डीएनए टेस्ट होता है तो आपके पेरेंट्स का भी डीएनए टेस्ट होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप किसके बच्चे हैं? अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं. ठीक है. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ आपको ये देती चलूं कि अक्सर आप देखते हैं कि हमारे पास प्लेन क्रैश हो गए हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिलता, जिनके रिलेटिव्स नहीं मिलते, उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है. और जो लोग कहते हैं कि इस प्लेन क्रैश में हमारे रिलेटिव्स थे, उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है और फिर दोनों को मैच किया जाता है. ठीक है ना. अब डीएनए टेस्ट में हमारे पास फिंगर के प्रिंट्स भी आ जाते हैं. ठीक है. आपकी उंगलियों के प्रिंट्स भी आ जाते हैं, आपका बाल भी आ जाता है, आपके ब्लड भी आ जाता है, कोई भी ऐसा हिस्सा, आपके नेल्स आ जाते हैं. ठीक है. ये लेके आपके पेरेंट्स के साथ या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ मैच करवाया जाता है. फिर उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके रिलेटिव्स को दे दी जाती है. ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने देखा अभी प्लेन क्रैश हुआ कराची के अंदर, जो आप रमजान के अंदर, रमजान में ये हुआ, और उसके बाद अब फर्दर मतलब ऐसी बहुत से डिजास्टर्स होते रहते हैं. तो इस तरह के डिजास्टर्स के लिए फिर क्या है, डीएनए टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया. साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर क्या है, डीएनए टेस्ट से जो लोग जो है वो ऐसे
जिनकी डेथ हो जाती है, फिर उनके रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, या वो कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स इस प्लेन क्रैश में थे या किसी भी हादसे में थे, फिर उनको उनका जो डीएनए है वो मैच किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी डेड बॉडी उनके हवाले कर दी जाती है। अब ओके अभी मैं आपको बेटा ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ईट करते हैं, ये सारे क्या हैं? हमारी जितनी भी कैरेक्टर्स आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, जो जानदार चीजें हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बना? एक सेल से बना। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक था जिसने सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है ना, ये बहुत एक लंबी हिस्ट्री है इसकी। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर आप पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने इस सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था और पूरा सर्च किया गया इसके ऊपर। सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हमारे पास सेल के अंदर सेल की दो टाइप्स आ जाती हैं। सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फिर हमारे पास यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पास एक सेल से मिलके बनते हैं, और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत से सेल से मिलके बनते हैं। और सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, न्यूक्लियस होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, इन सबको कवर किया हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन ने। और हमारे पास ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी हो सकते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वैक्यूल के बारे में बताया, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में। एंड योर होम असाइनमेंट इज दैट, आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लिखनी है। बाकी का लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, जितने भी नोट्स है वो आपको दूंगी। और प्लीज अपनी कॉपीज पे जैसे बताया जाएगा काम वैसे ही करना है। आपने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है, नीट कॉपीज के ऊपर ग्रेड 6। बच्चे आप लोग समझदार हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, गौर से मेरी बात सुने। टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद जितनी भी टर्मिनोलॉजीज और जितनी भी चीजें मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, यू राइट इट नीट एंड क्लीन। आपने बहुत साफ सुथरा लिखना है विद 1 फिंगर स्पेस, 8 फिंगर स्पेस के साथ। और जितनी भी चीजें हैं जो आपको पिक नहीं आ रही थी क्लियर, उसका कोई इशू नहीं है, मैं आपको नोट्स दूंगी, प्रॉपरली बना के मैं सेंड करती हूँ और आप वहां से कॉपी करना। डोंट बी afraid from this and don't be शो लाइक दैट हम नहीं कर सकते, हमें प्रॉपरली आवाज नहीं आई। हमने आवाज नहीं आने का जहां तक इशू है तो वो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास से आवाज बिल्कुल प्रॉपरली जा रही है। तो ये आज हमने सेल के बारे में पढ़ा। सो प्लीज आप अपना होमवर्क, होम टास्क ये है आपका कि आपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी एनिमल्स आते हैं इनकी एग्जांपल्स आपने अपने पास नोट करनी है। Now you all have here and please ask question to me. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपके मैसेजेस साथ साथ पढ़ी हूँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं भी जो भी इशू आ रहा है मैं आपको इसके क्लियर कर दूंगी। जिनको पिक का इशू है वो नोट्स में नोट्स आ जाएंगे तो वो ऐसा परेशान ना हो। होम टास्क ये आपका कि आपने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एग्जांपल्स लिखनी है। The writing should be neat and clean and you write on your neat notebooks with 1 finger space. Prepare your title page according to the syllabus, according to the chapter. Write the chapter name and mention the chapter number. Okay? जी मिस। बेटा टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर, ये मेरा आपके साथ आज पहला लेक्चर था। यस मिस। ओके, जिसको कोई चीज समझ नहीं आई यू आस्क क्वेश्चन टू मी नाउ। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिस मेरे को समझ नहीं आया है। बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा? मिस वो आपने ना वो यूनिसेलुलर और ये समझाया ना, ये समझ नहीं आया। यू हैव मुस्तफा, आई थिंक यू हैव मुस्तफा। मुस्तफा यू हैव बुक, आपके पास किताब है?
नहीं है मिस, Okay, don't worry हमारी about it. 1-2 दिन में आ जाएगी। Okay, don't worry about it. आप नेट तो है ना घर में मेरा बच्चा? हाँ मिस ये साइंस की कॉपी वो वाली है ना जिसमें एक पेज ब्लैंक है और एक पेज में लाइन है? जी जी बिल्कुल बेटा, एक पेज ब्लैंक है और एक पेज में लाइन है, ये वही साइंस की नोटबुक है। और मुस्तफा बेटा मैं आपको इसका नेम सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ग्रुप में। और आपने इसकी जो है होम टास्क मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, और वो आप नेट पे लिखेंगे। यूनिसेलुलर तो आपके पास आ जाएंगे, एग्जाम्पल आप मल्टी सेलुलर लिखेंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके परेशान ना हो। ओके मिस। एनी अदर क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आया? कोई मसला है इसमें? नो मिस। नो मिस। एनी क्वेश्चन? नो। Okay, it's all about today lecture. So we end the lecture here and see you later. And please do your work properly and neat and clean. Also that you understand my all the things that I mentioned here. जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई आपको clear होंगी, और आप लोग बहुत properly और अच्छे तरीके से काम करेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज नेक्स्ट फ्राइडे को जब आपकी नोटबुक मेरे पास आए, look like a pearls, एक मोती परोए में हो और बहुत ही प्यारा काम होना चाहिए। Okay, see you later. ये दोनों मेरी अम्मा को Good देखा luck and goodbye. Allah Hafiz. और देख रही हो।